प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक सहभागिता क्या चीज़ है। अर्थात राजनीतिक सहभागिता का अर्थ, परिभाषा और इसकी प्रकृति की बात करेंगे, जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, या फिर कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं भाई, उनमें राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। और मैं प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं औपचारिकता नहीं निभा रहा हूं, मैं ईमानदारी से आपके लिए जितना हो सके भरसक प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी अवधारणा, कोई भी सिद्धांत, कोई भी उपागम और कोई भी राजनीतिक विचारक के जो विचार हैं, जो राजनीतिक चिंतन है, मैं इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि मैं संपूर्ण पॉलिटिकल थ्योरी को ठीक से समझाऊंगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि वास्तव में जो राजनीतिक सिद्धांत होता है उसी के दो पार्ट तो होते हैं मेरे भाई, राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। यस, सब कुछ आ गया इसमें, मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम इसी में सम्मिलित हो जाता है। और मैं जो प्रतिदिन वीडियो अपलोड करता हूं, मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको समझाता हूं कि पॉलिटिकल थ्योरी के दो पार्ट होते हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। राजनीति दर्शन के संदर्भ में मैंने लगभग 80 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब वास्तव में इस समय जो हम बात कर रहे हैं वह राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में हम कुछ ऐसी अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं जिससे कि वास्तविक रूप में राजनीति को समझा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जिससे वास्तविक रूप में राजनीति को समझा जाता है। जबकि जो राजनीति दर्शन से संबंधित बातें बताई थी उसमें मैंने क्या कहा था कि राजनीति को किस प्रकार का होना चाहिए। राजनीति विज्ञान में ये दो ही तो बातें आती हैं और है ही क्या है इसमें। यस, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक सहभागिता क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में थोड़ा सामान्य चर्चा चला रहा हूँ जिससे आप ठीक से समझें। उसके बाद में मैंने यहाँ आपके लिए सारी महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी हैं, एक एक को ठीक से समझा भी दूंगा मैं, ठीक है। देखिएगा, वास्तव में राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है। कोई भी व्यक्ति राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। किसी न किसी रूप में सभी व्यक्ति राजनीति में उलझ ही जाते हैं। अर्थात वास्तव में व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में सम्मिलित होता ही होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आज ऐसा संभव नहीं है। और विशेषकर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में तो हरगिज ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में राजनीति के लपेटे में आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम समझाएंगे कि राजनीतिक सहभागिता आखिर होती क्या चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है क्या चीज़। यस भाई, वास्तव में राजनीतिक सहभागिता, मेरे शब्द के ऊपर गौर कीजिएगा, राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया है। मैंने क्या बोला है? समूह नहीं बोला है। व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक रूप में जो राजनीतिक पदधारक होते हैं या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको प्रभावित अवश्य किया जाता है। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता एक राजनीतिक क्रिया है और इस राजनीतिक क्रिया के द्वारा राजनीतिक पदधारकों का चयन किया जाता है और राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे प्रभावित किया जाता है। मगर यहाँ एक बात ध्यान रखना है, क्या भाई, आज हम देखते हैं कि
एक विद्वान है आमंड और पावेल, एक विद्वान और है एप्टर, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है एप्टर। ये राजनीतिक सहभागिता का अर्थ बड़ा व्यापक लेते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता में व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाएं भी आ जाती हैं, हित समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दल की क्रियाएं भी आ जाती हैं। परंतु सच्चाई ये है कि राजनीतिक सहभागिता का वास्तविक अर्थ केवल यही होता है कि इसमें वास्तविक रूप में व्यक्ति मुख्य कर्ता होता है। व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है केवल वो ही राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। कैसे? अब ये सारी बातें मैं स्पष्ट करूंगा। चलिए देखो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, बहुत गंभीरता से समझिएगा, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। और मैं एक आग्रह आपसे ज़रूर करूंगा, आप मेरे अपने हैं इसलिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वास्तविकता ये है कि विद्यार्थियों से बेहद प्यार है, बेहद लगाव है। मैंने जब से महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया है तभी से, और यूजीसी नेट के जो बच्चों को मैं अलग से पढ़ाता हूँ, मेरा विशेष लगाव स्टूडेंट्स से हो गया है। इसलिए मैं बार बार भावुक और कभी बोल भी देता हूँ कि मेरी एनर्जी मेरे स्टूडेंट्स से, मेरी संपत्ति मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे सब कुछ मेरे स्टूडेंट्स से। मेरे स्टूडेंट्स से यदि बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। यही मेरी पूंजी है, यही मेरी पूंजी है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, मैंने आपके लिए एक डायग्राम तैयार किया है जिससे आप राजनीतिक सहभागिता को ठीक से समझ सकें। यस, आप देखो भाई, इधर देखिएगा, यहाँ मैंने नोट किया है राजनीतिक सहभागिता, यहाँ नोट किया है कर्ता व्यक्ति। मैं समझाऊंगा एक एक बात को। यहाँ मैंने नोट किया है राजनीतिक व्यवस्थाओं जिसमें स्वस्थ और अस्वस्थ। यहाँ मैंने दो प्रकार की शासन प्रणाली बताई हैं, लोकतांत्रिक और निरंकुश। क्या मतलब हुआ इसको समझे भाई। सच्चाई ये है कि प्राचीन समय से ही जब सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है तो किसी न किसी रूप में विद्वानों ने जनता राज व्यवस्था में भाग लेती है या नहीं, इसको आधार जरूर बनाया है। इसीलिए वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक सहभागिता के आधार पर दो प्रतिमान होते हैं, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, दूसरा निरंकुश या स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाएं। मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता सहभागी होती है, यहाँ राजनीतिक सहभागिता होती है, जबकि निरंकुश या स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियों में राजनीतिक सहभागिता नहीं होती है। मतलब एक में सहभागिता है, दूसरे में जनता की सहभागिता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि राजनीतिक सहभागिता के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्थाओं का ठीक से विश्लेषण किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक एक नस को, क्या बोल रहा हूं मैं, एक एक नस की चीर फाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से राजनीतिक विकास उपागम, राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम है, इसी के साथ में राजनीतिक व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, इन सब में ये प्रयास किया गया है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की नस नस को चीर फाड़ कर देख लिया गया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों को नहीं समझा जा गया। अब ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ, राजनीतिक गतिविधियों को नहीं समझा गया उनके द्वारा। परंतु राजनीतिक सहभागिता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की चीर फाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये पता लगाया जा सकता है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था स्वस्थ है या अस्वस्थ है। कैसे? जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था में जनता को ठीक से भाग लेने दिया जा रहा है, वहां पर राजनीतिक सहभागिता है, जनता को राजनीति में सहभागी किया जा रहा है, यस, वो राजनीतिक व्यवस्था स्वस्थ मानी जाएगी। और जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता को किसी भी रूप में भाग नहीं दिया जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जनता को किसी भी रूप में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है, मतलब वहां पर राजनीतिक सहभागिता का अभाव है, यस, वो राजनीतिक व्यवस्था अस्वस्थ होगी। यस, मैंने क्या कहा है भाई, राजनीतिक सहभागिता का अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है कि इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक एक नस की चीर फाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं का ठीक से विश्लेषण किया जा सकता है कि किस देश की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है या बुरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वानों ने लाख प्रयास किया, कितने उपागम दिए, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं समझा जा सका, राजनीतिक गतिविधियों को ठीक से नहीं समझा जा सका। मगर राजनीतिक सहभागिता का अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है
जिससे भाई बहुत कुछ सीमा तक राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। अब इसमें मैंने यहाँ नोट किया है कर्ता व्यक्ति। इसका मतलब ये है कि यहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता केवल उसी को कहेंगे, किसको कहेंगे, जिसमें वास्तविक रूप में राजनीतिक क्रिया जो की जा रही है उसका कर्ता व्यक्ति होना चाहिए, समूह नहीं होना चाहिए। जैसे हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल ये राजनीतिक सहभागिता के प्रेरक तो हैं, व्यक्ति को राजनीति में घसीटते तो हैं। हित समूह, दबाव समूह व्यक्ति की चौखट तक राजनीति को लेकर जाते हैं, मगर उसी व्यक्ति को उसके परिवार की चौखट से घसीट करके और राजनीति में खींच कर तो यही लाते हैं। कौन? हित समूह, दबाव समूह। तो यहां केवल आपको राजनीतिक सहभागिता का मतलब ये लेना है कि यहां कर्ता केवल व्यक्ति होगा, मतलब व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है केवल वो ही राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। जैसे मेरे द्वारा किसी पार्टी विशेष को वोट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, मतलब मैं कोई राजनीतिक क्रिया कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो किस उम्मीदवार को अपना मत दे रहा हूं, व्यक्तिगत रूप में। व्यक्तिगत रूप में यदि मेरे द्वारा कोई राजनीतिक क्रिया की जाती है तो वो राजनीतिक सहभागिता कहलाती है, यस। मगर राजनीतिक दल, दबाव समूहित समूह के द्वारा जो क्रियाएं गतिविधियां की जाती वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी। नोट कीजिएगा, वो राजनीतिक सहभागिता के प्रेरक तो हैं, वो राजनीतिक सहभागिता के माध्यम तो हैं, मगर स्वयं उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। ये विशेष कर यूपीएससी एग्जाम पूछा जाता है, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है, कॉलेज लेक्चर एग्जाम पूछा जाता है, स्कूल लेक्चर एग्जाम पूछा जाता है, और विद्यार्थी गलती करते हैं। इसलिए राजनीतिक सहभागिता का मतलब केवल व्यक्ति के द्वारा, कर्ता व्यक्ति होगा, व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, पॉलिटिकल एक्शन जो राजनीतिक क्रिया की जाती है केवल वो ही राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। बार बार बोल रहा हूँ, अभी सारी बातें मैं एक एक करके ठीक से समझाऊंगा, देखिएगा। क्लियर हो गया? कर्ता व्यक्ति होगा। राजनीतिक सहभागिता केवल उसी को कहेंगे जिसमें राजनीतिक क्रिया व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में की जाएगी। यदि एक समूह के द्वारा क्रिया की जाती है, जैसे राजनीतिक दल के द्वारा, हित समूह के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा, भाई वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी। हाँ, वो राजनीतिक सहभागिता के माध्यम है, राजनीतिक सहभागिता के प्रेरक है, लेकिन वो स्वयं राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगा। यस, नोट कीजिएगा। अब मैंने ये आपके लिए एक डायग्राम बनाया, इसको समझिएगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ दो विद्वानों के नाम लिखे, अरस्तु और ऐसीफाइनर। क्या मतलब हुआ, देखिएगा भाई। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, अनेकों पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स है, ठीक है। पॉलिटिक्स में जो इन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, संविधानों का वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण का आधार भाई जनसंख्या को माना है। मतलब सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कितने हैं, संख्या का आधार लिया है संविधानों का वर्गीकरण करने में। संख्या का आधार कैसे? एक व्यक्ति सत्ताधारक है तो अरस्तु ने उसे राजतंत्र कहा है, यस। कुछ व्यक्ति सत्ताधारक हैं तो उसे कुलीन तंत्र कहा है, और अनेकों व्यक्ति सत्ताधारक उसे क्या कहा है भाई, उसे वास्तविक रूप में लोकतंत्र कहा है। कौन सा? संयंत्र लोकतंत्र, क्योंकि इसमें इसका विकृत रूप भीड़ तंत्र हो जाता है, तो आप बोलेंगे इसको बहुल तंत्र या संयंत्र लोकतंत्र, पॉलिटी कहते हैं जिसको। अरस्तु क्या कहते हैं इसको? पॉलिटी कहते हैं, यस। तो ये जो वर्गीकरण किया गया है भाई, वो सहभागिता के आधार पर ही तो किया गया है कि राज व्यवस्था में जनता की कितनी सहभागिता है। एक ही व्यक्ति है तो राजतंत्र, कुछ व्यक्ति है कुलीन तंत्र, अनेकों हैं तो संयंत्र लोकतंत्र, पॉलिटी, बहुल तंत्र भी कहते हैं इसको, यस, ठीक है। तो देखिएगा, जब अरस्तु से इसकी शुरुआत हो जाती है तो राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा हम ये कह सकते हैं कोई नई अवधारणा नहीं है भाई। प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में इसको आधार लिया गया है सरकारों का वर्गीकरण करने के लिए। समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे एक एक शब्द में गंभीरता मिलेगी। ऐसीफाइनर, यस, ऐसीफाइनर भी राजनीतिक व्यवस्थाओं का जब वर्गीकरण करते हैं, यस, राजनीतिक व्यवस्थाओं का, सरकारों का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसमें भी इन्होंने एक आयाम बताया है, सहभागिता अपवर्जन। क्या? सहभागिता अपवर्जन आयाम। क्या मतलब हुआ कि ऐसीफाइनर वास्तविक रूप में
जनता को राजनीति में सम्मिलित किया जा रहा है या नहीं, इस आधार पर राज्य व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। कैसे? जहां जनता को राजनीति में भाग लेने दिया जा रहा है, जहां पर राजनीतिक सहभागिता है, उन्हें ऐसी फाइनल लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कहा है। और जहां जनता को राजनीति से अलग रखा जाता है, इसको देखो अपवर्जन अलगाव भी कहते हैं। राजनीति से अलग रखा जाता है, राजनीति में भाग नहीं लेने दिया जाता, राजनीतिक सहभागिता का अभाव है, उन्हें ऐसी फाइनल ने निरंकुश या स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियां कहा है। यस, किसके आधार पर किया है ये वर्गीकरण भी? भाई बहुत लंबा वर्गीकरण है ऐसी फाइनल का, लेकिन क्या करें, हम तो केवल राजनीतिक सहभागिता समझा रहे हैं। मुझे इतना आनंद आता है इन बातों को आपको स्पष्ट करने में, लेकिन क्या करें, समय की बाध्यता होती है। अन्यथा एक एक वाक्य में हम कितनी ज़्यादा बातें क्लियर कर सकते हैं, ये सच्चाई है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब अरस्तु और ऐसी फाइनल भी वास्तविक रूप में जो राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं, उसका आधार भाई जन सहभागिता को, राजनीतिक सहभागिता को ही लेते हैं। यस, अब आगे बढ़े। अब हम हमारी मूल बात पर आते हैं। मैंने पहले चर्चा कर दी है, पृष्ठभूमि तैयार होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात ध्यान देंगे, जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंचेंगे समझ नहीं पाएंगे। आप सारी बातें समझिएगा, मैं विश्वास से कह रहा हूँ। मेरी एक भी अवधारणा को आप लास्ट तक सुनिएगा, एक वीडियो तो सुन के देखिएगा, आप नृत्य करने लग जाएंगे कि आहा क्या आनंद आया, ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। और क्या चाहिए आपको? ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गंतव्य है, ये मेरा उद्देश्य है। ध्यान दें, राजनीतिक सहभागिता का अर्थ और परिभाषा लेंगे अब मैंने आपके लिए नोट कर दी सारी बात, समझ तो गए हैं आप, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने ये नोट कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हमारी वीडियो आप देखना शुरू करते हैं तो पेन रजिस्टर अवश्य अपने पास लें और उसके बाद में इनको जैसे मैं समझाता जाता हूँ उसके अनुरूप नोट करते जाइएगा। यस, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस में, आपको कहीं दिक्कतें नहीं आ सकती है। चलिए, अर्थ परिभाषा से पहले इसका सामान्य अर्थ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अब नोट कर दिया है तो देखिएगा, आप समझते चलेंगे। राजनीतिक सहभागिता मैंने यहाँ नोट किया है, व्यक्ति स्पेशल अंडरलाइन किया है। व्यक्ति मतलब यहाँ कर्ता व्यक्ति होगा, समूह नहीं होंगे। हित समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। हाँ, वो राजनीतिक सहभागिता के प्रेरक हैं, व्यक्ति को राजनीति में घसीटते हैं, व्यक्ति को राजनीति में आकर्षित करते हैं, व्यक्ति को राजनीति में प्रवृत्त करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो गतिविधियां की जाती है वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। राजनीतिक सहभागिता तो केवल व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाएगी वही राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। ये नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहा हूँ? राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कृत्य या राजनीतिक क्रिया, पॉलिटिकल एक्शन, ऐसा राजनीतिक कृत्य है, ऐसा राजनीतिक कृत्य क्रिया भी कह सकते हैं, ऐसा राजनीतिक कृत्य है जिससे राजनीतिक पद, जैसे जब चुनाव होते हैं तो उस समय एक व्यक्ति उम्मीदवार बनता है ना, और उम्मीदवार बनता है तो उसके बाद में जनता उसको अपना वोट देती है, तो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में अपना जो वोट दे रहा है, वो वोट देना ही राजनीतिक क्रिया है, वो मत देना ही राजनीतिक कृत्य है। यस, राजनीतिक पदधारकों का चयन, भाई मैं व्यक्तिगत रूप में कह रहा हूं कि मेरे द्वारा राजनीतिक सहभागिता, समझे आप कि मैं राजनीतिक सहभागिता में किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान दें, मैं सबसे पहले अपना जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में चयन करूंगा कि किसको अपना मत देना है। अब मेरे द्वारा जो मत दिया जा रहा है ना, वो मत देना ही क्या है? राजनीतिक कृत्य है। यस, पदधारकों का चयन व उसकी निर्णयकारिता प्रभावित होती है। अब मान लीजिएगा एक व्यक्ति ने वोट दे दिया किसी भी पार्टी विशेष को, किसी भी उम्मीदवार विशेष को, तो वो जीतने के बाद में उस दल की सरकार बनती है तो डेफिनेटली जो मतदाताओं ने अपनी शर्तें रखी हैं कि हमारी ये मांगी पूरी होनी चाहिए, तो उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो बताइए निर्णयकारिता प्रभावित होगी या नहीं? यस, निर्णयकारिता प्रभावित होगी। क्लियर? अच्छा, आगे फिर अब समझें यहाँ मूल बात। अब ये तो एक सामान्य अर्थ बता दिया मैंने कि भी राजनीतिक सहभागिता क्या चीज़ होती है, तो समझ में आ गया। राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कृत्य है, क्या बोल रहा हूँ मैं? व्यक्ति बोल रहा हूँ, यहाँ संस्था समूह नहीं बोल रहा हूँ। व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कृत्य, व्यक्तिगत रूप में अगर वह किसी समूह समुदाय विशेष का सदस्य है और वहाँ रह करके गतिविधि कर रहा है, वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। व्यक्तिगत रूप में, हाँ वहाँ भी वो व्यक्तिगत रूप में कोई क्रिया करता है, तो वो राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी।
व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कृत्य है जिससे राजनीतिक पद धारकों का चयन व उसकी निर्णयकारिता प्रभावित होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगली बात मैंने आपके लिए नोट की है, एग्जाम में विशेषकर पूछा जाता है क्या कि जो ये राजनीतिक क्रिया है, यहाँ मैंने लिखा है ना आपको राजनीतिक कृत्य या क्रिया भी कह सकते हैं। ये जो राजनीतिक क्रिया है मतलब किसी उम्मीदवार विशेष को मत देना, वो क्या है? राजनीतिक क्रिया है। एग्जाम्पल से समझे आप, किसी उम्मीदवार को मत देना। मैं एक मतदाता हूँ और मैं बीजेपी या कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को अपना मत देता हूँ, तो वो मत देना ही क्या है? राजनीतिक क्रिया है। एक एग्जाम्पल, बाकी तो कितनी क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत। अब देखो ये भी ध्यान रखेंगे, सभी प्रकार की व्यक्ति की जो क्रियाएं होती है वो राजनीतिक क्रियाएं थोड़ी कहलाएंगी। मान लीजिएगा मैं अपनी दिनचर्या से संबंधित जो कृत्य करता हूँ परिवार में, सुबह स्नान करना है, उसके बाद में पूजा अर्चना करना है, उसके बाद में हम कहें कि भाई ड्यूटी के लिए जाना है, वस्त्र धारण करना, तो ये जो क्रियाएं ये राजनीतिक क्रियाएं नहीं है, नो, ये सामाजिक क्रियाएं हैं, ये सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्शन। लेकिन यदि हम राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने से संबंधित कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी, बस व्यक्तिगत रूप में। चलिए अब देखिएगा, राजनीतिक क्रिया की दो पूर्व शर्तें होती हैं। क्या कह रहा हूं मैं? राजनीतिक क्रिया मतलब एक व्यक्ति जो राजनीतिक क्रिया करेगा तो उसकी दो पूर्व शर्तें हैं। कैसे? मैं एक व्यक्ति हूं, क्लियर है, जानवर थोड़ी ना हूं, व्यक्ति तो हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। अब मैं राजनीतिक क्रिया कर रहा हूं। क्या राजनीतिक क्रिया कर रहा हूं? मैं किसी उम्मीदवार विशेष को, किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है वो, उसको अपना मत देता हूं, तो मत देना मेरी राजनीतिक क्रिया हो गई। अब ये जो राजनीतिक क्रिया है ना, मैं किसी को मत दे रहा हूं, ये राजनीतिक क्रिया है। ये क्रिया करने की से पहले दो पूर्व शर्तें होती हैं, नोट कीजिएगा। पहली शर्त क्या है? राजनीतिक क्रिया करें या नहीं। पहली शर्त ये होगी कि भाई मैं राजनीतिक क्रिया करूं या नहीं, मतलब किसी उम्मीदवार को अपना मत दूं या नहीं, मतलब मतदान करने जाना है या नहीं, अपने मत का प्रयोग करना है या नहीं। सबसे पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा। इसका मतलब पहली शर्त होगी क्या इसकी कि राजनीतिक क्रिया करें या नहीं। ठीक है भाई, मतदान करें या नहीं, मतदान करें या नहीं, मतदान करें या नहीं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी शर्त क्या है? अगर करें तो किस दिशा या रूप या ढंग से क्रिया करें। अब इसके बाद में हम मतदान करें या नहीं ये निश्चय कर लिया कि भाई मतदान तो करना है, मत तो देना है, देखो है ना। अब मतदान करना है, इसके बाद में क्या? अगर मतदान करना है तो फिर किस दिशा या रूप या ढंग से क्रिया करें। मतलब अब मत देना ही है तो किस उम्मीदवार को देना है, किस पार्टी विशेष को देना है। ये दोनों क्रियाएं पहले हो जाती हैं। मतलब ये दोनों इसकी पूर्व शर्तें हैं। भाई आप किसी को मत दे रहे हैं तो मत देने से पहले, मतलब राजनीतिक क्रिया करने से पहले मत मत देना, किसी को मत देना, ये एक राजनीतिक क्रिया है। मगर ये मत देना ये एक राजनीतिक क्रिया, तो ये राजनीतिक क्रिया करने से पहले दो शर्तें होती हैं। ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, उसके बाद में ये राजनीतिक सहभागिता होती है। कैसे? कि राजनीतिक क्रिया करे या नहीं, मतलब किसी को मत दें या नहीं, मतदान करें या नहीं। और ये होने के बाद में अगर किसी को मत दें तो किस दिशा या रूप या ढंग से करें, मतलब किस उम्मीदवार को, भाई किस राजनीतिक दल को हमें मत देना है ना। तो वास्तविक रूप में दो शर्तें होती हैं। किसकी? राजनीतिक क्रिया की दो पूर्व शर्तें होती हैं। नोट कीजिएगा, राजनीतिक क्रिया की दो पूर्व शर्तें होती हैं। ये दोनों मैंने नोट कर दी हैं, नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको इस रूप में समझाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं केवल किसी लेखक विशेष की किताब तक ही सीमित नहीं रहता। अगर राइटर की किताबों की बात आती है तो इसमें तो हमने ऑल इंडिया में जितने भी राइटर हैं किसी को भी वास्तविक रूप में हमसे अछूता नहीं है, सबका अध्ययन किया और उसके बाद में हम स्वयं अपने विचार इसमें जोड़ते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपके लिए नोट किया है, क्या नोट कीजिएगा, राजनीतिक क्रिया सचेतन व उद्देश्यपूर्ण होती है। अब देखो, जो ये राजनीतिक क्रिया हो रही है ना, राजनीतिक क्रिया मतलब मतदान, मत देना,
मत देना ये एक राजनीतिक क्रिया है। मगर जो ये राजनीतिक क्रिया होती है सचेतन व उद्देश्यपूर्ण होती है। सचेतन का मतलब ये है, अब ये देखो यहाँ राजनीतिक क्रिया करे या नहीं करे तो सचेतन है ना, सावचेत रूप में निर्णय लिया जा रहा है ना भाई, पहले सोचा जा रहा है ना, विचार किया जा रहा है ना कि मतदान करना है या नहीं करना है, और करना है तो फिर किसको अपना मत देना है, तो किसको मत देना है, उसको मत देना है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, हमने जो मांगे रखी उन मांगों को पूरा कर सके। तो उद्देश्यपूर्ण भी है ये, मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक क्रिया उद्देश्यपूर्ण भी है। इनका उद्देश्य एक भी हमें उस पार्टी विशेष को, उस उम्मीदवार विशेष को मत देना है, उद्देश्यपूर्ण है। और सचेतन भी, सचेतन का मतलब सोच समझकर, सावचेत रूप में, मैं क्या कह रहा हूँ, सोच समझकर जो निर्णय लिया जा रहा है, सोच विचार कर जो निर्णय लिया जा रहा है उसे सचेतन या सावचेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? सचेतन या सावचेतन कहते हैं। यस, तो राजनीतिक क्रिया सचेतन में उद्देश्यपूर्ण होती है। नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि क्या राजनीतिक क्रिया सचेतन होती है या नहीं, कथन के रूप में उद्देश्यपूर्ण होती है या नहीं, मतलब किसी भी रूप में प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आप नोट कीजिएगा, राजनीतिक क्रिया सचेतन में उद्देश्यपूर्ण होती है। आगे बढ़े, फिर मैंने इसका एक सामान्य अर्थ और लिखा है आपके लिए। क्या? राजनीतिक सहभागिता नागरिकों की वह कार्य या गतिविधि है, नागरिकों की, व्यक्ति विशेष की, किसी समूह के नाम नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, नागरिकों की वह कार्य या गतिविधि है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारी प्रक्रिया प्रभावित व निरूपित होती है। एक ही बात आ रही है इसमें कि वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता व्यक्तियों की वह कार्य या गतिविधि है, वह कार्य गतिविधि है, वह कार्य गतिविधि, वही राजनीतिक क्रिया आ गई, वह कार्य गतिविधि है। मैं किस उम्मीदवार को वोट दे रहा हूँ, किस राजनीतिक दल को मत दे रहा हूँ, अपना भाई कोई तो है, और मैं किसी को मत दे रहा हूँ, जनता किसी को मत दे रही है। तो आप बताइए राजनीतिक व्यवस्था उससे प्रभावित होती है या नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जनता के लिए जो नीतियाँ निर्णय लिए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, उससे प्रभावित होते हैं या नहीं? होंगे प्रभावित। तो जनता से आपने जो वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र में जो कुछ भी घोषणा की गई है, जो एजेंडा है, क्या उसके अनुरूप नीतियाँ नहीं बनाई जाएंगी? क्या उसके अनुरूप निर्णय नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। निर्णय लिया जाएगा तो निर्णयकारिता प्रभावित हो रही है या नहीं? प्रभावित हो रही है। यस, देखिएगा, राजनीतिक सहभागिता नागरिकों की वह कार्य या गतिविधियां हैं जिसे क्या, जिनसे राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारी प्रक्रिया प्रभावित व निरूपित होती है। समझ गए? चलिए आगे। अब यहाँ मैंने दो बातें नोट की हैं, अब इसको समझें। यहाँ मैंने लिखा है कर्ता व्यक्ति हो, समूह संस्थागत नहीं। मतलब राजनीतिक सहभागिता को ठीक से समझे तो इसके लिए एक बात मैं फिर कह रहा हूं, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ कर्ता व्यक्ति हो, व्यक्तिगत रूप में उसके द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है, जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है वो क्या कहलाएगी? राजनीतिक सहभागिता। परंतु ये बात सत्य है, अब समूह या संस्थागत का मतलब ये है कि यहाँ जैसे हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल हैं, इनके द्वारा जो गतिविधियां की जाएंगी वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगा। हाँ, ये मतलब समूह, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, ये वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता के प्रेरक तो हैं। क्यों? क्योंकि ये हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विशेषकर राजनीतिक दल राजनीति को व्यक्ति की चौखट तक ले जाते हैं, और व्यक्ति की चौखट तक राजनीति को ले जा करके, और ये व्यक्ति को फिर राजनीति में घसीट लेते हैं, ये राजनीति में घसीटते हैं, हैं? तो वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता के प्रेरक हैं। इनकी गतिविधियां राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी, इनकी गतिविधियां राजनीतिक सहभागिता की प्रेरक कहलाएगी। ये व्यक्ति को राजनीति में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करेंगे, ये व्यक्ति को राजनीतिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए राजनीतिक सहभागिता में कर्ता केवल व्यक्ति होगा, व्यक्तिगत रूप में उसके द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है वो ही राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। समझिएगा, मतलब यहाँ राजनीतिक सहभागिता में कर्ता व्यक्ति होगा, राजनीतिक क्रिया जो की जाएगी जैसे मत देना व्यक्तिगत रूप में की जाएगी। यदि समूह के रूप में इसके द्वारा कोई गतिविधि की जाती है जैसे हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, तो वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हित समूह, दबाव समूह, विशेषकर राजनीतिक दल व्यक्ति को राजनीतिक क्रिया करने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे, है? लेकिन राजनीतिक सहभागिता या जो राजनीतिक क्रिया है वही तो राजनीतिक सहभागिता है, और राजनीतिक क्रिया में जो क्रिया की जाएगी वो व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में की जाएगी। जैसे मेरे द्वारा किसी उम्मीदवार को मत देना है या नहीं देना, मत देना मेरी राजनीतिक क्रिया होगी, है? लेकिन राजनीतिक दल के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी। हाँ, वो मुझे प्रेरित करेंगे कि आप हमें वोट दीजिएगा, लेकिन वो जो प्रेरित किया जा रहा है
वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा जो क्रिया की जाएगी, मत देना है या नहीं देना है, किस पार्टी को देना है, किस उम्मीदवार को देना है, ये राजनीतिक सहभागिता होगी। मतलब राजनीतिक सहभागिता वास्तव में एक राजनीतिक क्रिया है, एक राजनीतिक कृत्य है, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारिता प्रभावित होती है। और वास्तविक रूप में जो राजनीतिक क्रिया, इस राजनीतिक क्रिया के द्वारा जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं उनका चयन किया जाता है। भाई जनता जिसको वोट देती है वही तो सांसद, विधायक, मंत्री बनता है कि नहीं? यस। अब इधर आइए, एक डेफिनेशन मैंने नोट की है, विद्वान का नाम है, परिभाषा नॉर्मन एच नी और सिडनी वर्मा ने अपने लेख पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इनका लेख का नाम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, में इसकी परिभाषा देते हुए कहा है। अब यहाँ समझाने की मुझे आवश्यकता इतनी नहीं है, क्लियर होगी सारी बातें। राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि सम्मत गतिविधियाँ हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों की चयन, वही बात आ गई, राजनीतिक पदाधिकारियों की चयन और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। बस एक ही बात तो आ गई भाई। वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता जनता की, लोगों की वो विधि सम्मत गतिविधि है जिसके द्वारा वास्तविक रूप में जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, जैसे आप किसी उम्मीदवार को अपना वोट दे देते हैं, मैं किसी उम्मीदवार को वोट दे रहा हूं और मान लीजिए वो उम्मीदवार जीत जाता है, सांसद बन गए, विधायक बन गए, उसके बाद वो मंत्री बनता है। संस्थात्मक शासन प्रणाली है तो उसमें जो है व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तो उसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका पृथक होती है। समझ गए होंगे आप। अब देखिएगा, पदाधिकारियों का चयन होता है और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। अब देखिएगा, जिस उम्मीदवार को वोट दिया जा रहा है, मैं मत दे रहा हूँ व्यक्तिगत रूप में, तो भाई हमने शर्त रखी है कि देखो हम आपको वोट तो दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है महाविद्यालय खुलवाना पड़ेगा, है ना। तो उनके द्वारा जब निर्णय लिया जाएगा, मतलब जो है व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानसभा में, हैं संसद में, तो वास्तविक रूप में उनकी निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रभावित होती ही होती है। तो इसका मूल भावार्थ ये होगा। अब यहाँ पर भी कोई नई बात नहीं है, ये एक ही बात आई है कि राजनीतिक सहभागिता एक राजनीतिक क्रिया है, व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया है, व्यक्तिगत रूप में की जाने वाली क्रिया है। राजनीतिक व्यवस्था को इसके द्वारा प्रभावित किया जाता है, राजनीतिक पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। भाई जब चुनाव होते हैं तो हम चयन ही तो करते हैं, किसी पार्टी विशेष को, उम्मीदवार विशेष को अपना मत देते हैं, नहीं देते हैं, ये चयन ही तो है राजनीतिक पदाधिकारी को, और क्या है। यस। अब देखिएगा, ये हो गया आपका राजनीतिक सहभागिता का अर्थ और परिभाषा, पहला पार्ट समाप्त। दूसरा पार्ट लेते हैं, राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति क्या है, नेचर, क्या नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है। अब इसकी प्रकृति क्या है, इसमें बड़ा विवाद है। क्या कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता को आपने कैसे कह दिया कि व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है वही राजनीतिक सहभागिता है। इनका कहना है कि नहीं, हित समूह, दबाव समूह और विशेषकर राजनीतिक दलों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं वह भी राजनीतिक सहभागिता में सम्मिलित होती हैं। मतलब कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सहभागिता का व्यापक अर्थ बता दिया है और कुछ ने इसे एक सीमित संकल्पना माना है। यही इसकी प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं हम, मतलब यही इसकी प्रकृति है। कैसे, यहाँ मैंने आपके लिए विशेषकर 4 बातें बिंदु रूप में लिखे हैं, आप नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे संबंधित भी 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। पीछे मैंने जो अर्थ परिभाषा बताया है इसके ऊपर भी 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके से टोटल इसमें मतलब जो है 18 प्रश्न बन रहे हैं लगभग। मैंने प्रयास किया, अब मैं इतना समय नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न आपको मैं बता सकूं, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य समझाना है। प्रश्न तो आप दिक्कत ही नहीं भाई, मत बनाइए ना, प्रश्न मत बनाइए, आप समझ जाइएगा ना, मर जाए जैसे प्रश्न पूछे ना, मुझे बताइए अगर आपका आंसर गलत होता है तो कमेंट कीजिएगा कि सर आपने क्या कहा था, गलती हो ही नहीं सकती, समझे हमारे। देखो पहला मैंने नोट क्या किया है, राजनीतिक सहभागिता में राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीतिक गतिविधियां ही आती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा इसकी प्रकृति में। राजनीतिक सहभागिता में राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था के लोगों, फिर मैंने यहाँ बार बार इसको अंडरलाइन किया, इसका मतलब यहाँ वास्तविक रूप में कर्ता व्यक्ति होगा, व्यक्तिगत रूप में व्यवस्था के लोगों की राजनीतिक गतिविधियां ही आती हैं। मतलब राजनीतिक सहभागिता में केवल जो राजनीतिक व्यवस्था की जनता है, लोग हैं, उनकी राजनीतिक गतिविधियां ही आती हैं। हित समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दलों की गतिविधियां नहीं आती हैं इसमें। मतलब एक समूह के रूप में किसी समूह के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं वो राजनीतिक सहभागिता में नहीं आएंगी। यस, हाँ,
ये व्यक्ति को राजनीति के लिए प्रेरित करेंगे, ये व्यक्ति को राजनीति में प्रवृत्त करेंगे, ये व्यक्ति को राजनीति में घसीटेंगे। राजनीतिक दल राजनीतिक व्यक्ति की चौखट तक लेकर जाएंगे, इतना तो करेंगे। लेकिन ये सब क्रियाएं राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाता है। राजनीतिक सहभागिता केवल व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, मेरे द्वारा किसी उम्मीदवार को मत देना, ये राजनीतिक सहभागिता है। मुझे किसी राजनीतिक दल के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है तो उनकी प्रेरित करने की जो क्रिया है वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी। विशेष जो सर्वसम्मति है वो इस बात पर है कि भी राजनीतिक सहभागिता का मतलब तो सीमित ही होता है, अर्थात इसमें केवल व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है केवल वही राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी। हाँ, राजनीतिक दल व्यक्ति को राजनीति के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे। राजनीतिक दल व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने के लिए, वोट देने के लिए, मत देने के लिए, मतदान करने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे। लेकिन ये प्रेरित करेंगे, प्रेरित करने की जो क्रिया है वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। व्यक्ति के द्वारा उनके कहने पर जिसको मत दिया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है, जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है वो राजनीतिक सहभागिता। यस, आगे बढ़े। अब यहाँ मैंने नोट किया आपके लिए, एक विद्वान है आमंड तथा पावेल, इसमें एप्टर भी आते हैं। एप्टर ने भी यही बात की, नोट कीजिएगा। एप्टर ने भी यही बात की। क्या बात कही है कि एप्टर और आमंड तथा पावेल ये दोनों ही राजनीतिक सहभागिता को एक व्यापक अवधारणा मानते हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक सहभागिता का मतलब केवल यही नहीं है कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है जैसे मत देना, यही राजनीतिक सहभागिता नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में इनका कहना है कि हित समूह और दबाव समूह की जो गतिविधियां होती हैं वो भी राजनीतिक सहभागिता में आती हैं। कौन कह रहे हैं? एप्टर, आमंड तथा पावेल। कैसे? देखिएगा, आमंड तथा पावेल कह रहे हैं कि राजनीतिक सहभागिता को ये व्यापक मानते हैं। मैंने लिखा है इसे व्यापक मानते हैं। ये मतलब आमंड और पावेल राजनीतिक सहभागिता को व्यापक मानते हैं। इनका कहना है कि पहले जन परियोजन होता है, मास मोबिलाइजेशन, पहले जन परियोजन होता है, जन परियोजन होने के बाद भी राजनीतिक सहभागिता होती है। कैसे? आमंड पावेल का कहना है कि भाई हित समूह, दबाव समूह, विशेषकर राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल व्यक्ति को राजनीति में प्रवृत्त करते हैं, व्यक्ति को राजनीति में घसीटते हैं, व्यक्ति को वास्तविक रूप में राजनीतिक क्रिया करने के लिए, मतदान के लिए, मत देने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आमंड और पावेल का कहना है कि पहले जन परियोजन होता है। जन परियोजन का मतलब होता है राजनीति में व्यक्ति को प्रवृत्त करना। क्या? राजनीति में व्यक्ति को प्रवृत्त करना, आकृष्ट करना, घसीटना, ये जन परियोजन कहलाता है। तो आमंड और पावेल का कहना है कि जो ये राजनीति में लोगों को आकर्षित किया जाता है, प्रवृत्त किया जाता है, राजनीति में घसीटा जाता है, तो वो क्रिया तो राजनीतिक दल के द्वारा की जाती है। इसलिए वास्तविक रूप में जब राजनीतिक दल के द्वारा जो ये क्रिया की जाती है कि राजनीतिक दल व्यक्ति की चौखट तक राजनीति को लेकर जाते हैं और व्यक्ति को राजनीति में घसीटते हैं, तो ये क्रिया राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही है। इसलिए आमंड और पावेल का कहना है कि ये जो क्रियाएं की जा रही हैं, ये जो गतिविधियां की जा रही हैं, वो भी राजनीतिक सहभागिता है। यस, कौन कह रहे हैं? आमंड और पावेल तथा एप्टर भी ये बात कह रहे हैं। इसलिए इनका कहना है कि राजनीतिक सहभागिता से पहले जन परियोजन होता है, मतलब पहले राजनीतिक दल राजनीति को व्यक्ति की चौखट तक ले जाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि भाई हमें वोट दीजिएगा, हमारा ये घोषणा पत्र, ये एजेंडा है, यदि आप हमें अपना मत देंगे तो हम आपकी ये मांगे हैं पूरी करेंगे। मतलब आमंड और पावेल का कहना है कि हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दलों के द्वारा भी जो गतिविधियां की जाती हैं वह भी राजनीतिक सहभागिता में सम्मिलित होती हैं। इसलिए आमंड और पावेल तथा एप्टर के द्वारा राजनीतिक सहभागिता को एक व्यापक अवधारणा माना गया है। नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सहभागिता से पहले जन परियोजन होता है। यह निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? किसने कहा है? विशेषकर आमंड और पावेल ने। ठीक है, अगला यह सीमित अर्थबोधन वाली संकल्पना है। क्या मतलब?
कि राजनीतिक सहभागिता वास्तविक रूप में यदि देखा जाए, विद्वानों का कहना है कि इसका जो वास्तविक अर्थ लिया जाएगा वो यही लिया जाएगा कि एक सीमित अर्थ बोधन वाली संकल्पना है। मतलब इसका सीमित अर्थ लिया जाए, व्यापक अर्थ नहीं लिया जाए, जैसा कि आमंड और पावेल ने कहा है। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से समझना है कि राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहें या जो है निरंकुश कहें, तो इसमें केवल यही देखना है कि वहाँ जनता को राजनीति में सम्मिलित किया जा रहा है नहीं। मतलब केवल यहाँ व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है, जैसे मतदान करना, केवल इसको लिया जाएगा। बाकी जैसे ये जन प्रयोजन ले रहे हैं, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दलों की गतिविधियों को भी राजनीतिक सहभागिता में शामिल कर रहे हैं, ये वास्तविक रूप में सीमित अर्थ में सम्मिलित नहीं होंगे। सीमित अर्थ में केवल व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाएगी, जैसे मतदान करना, वो व्यक्तिगत राजनीतिक क्रिया ही राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। यस, अब देखिएगा इधर बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक व्यवस्था, ये तीनों राजनीतिक सहभागिता के निर्णायक आधार माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये एग्जाम पूछा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 वर्ष पूर्व ये है यूजीसी नेट में पूछा गया था क्या कि व्यक्ति, मुझे मानिएगा मैं व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया मतलब मेरे द्वारा मत देना किसी भी पार्टी विशेष को, उम्मीदवार विशेष को, हाँ व्यक्ति हो गया मैं व्यक्तिगत रूप में। पार्टी के साथ जुड़ते मैं गतिविधि कर रहा हूँ वो नहीं, व्यक्तिगत रूप में मैं व्यक्ति होगा, मेरे द्वारा मतदान किया जा रहा है। व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक व्यवस्था। अब मतदान कर रहा हूँ तो भाई मैं मतदान क्यों कर रहा हूँ, हैं? उससे सरकार का निर्माण होगा। मतलब मैं राजनीतिक संप्रभुता का निर्माण कर रहा हूँ, अर्थात वास्तविक रूप में मैं यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में संकुचित रूप में जो सरकार है उस सरकार का चयन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? चयन कर रहे हैं, राजनीतिक पदाधिकारी का चयन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ वास्तविक रूप में ये 3 बातें सम्मिलित हो जाती हैं इसमें। मतलब राजनीतिक सहभागिता के जो निर्णायक आधार होते हैं वो 3 होते हैं, व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक व्यवस्था। व्यक्ति में हो गया, मतदान करना मेरी राजनीतिक क्रिया होगी, और किसका निर्माण कर रहा हूँ मैं? राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का, सरकार का। 3 हो गई। तो मतलब मैंने लिखा है यहाँ तीनों राजनीतिक सहभागिता के निर्णायक आधार माने जाते हैं। तीनों का मतलब व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक व्यवस्था। देखिएगा फिर मैं कह रहा हूँ भाई, राजनीतिक सहभागिता का मतलब केवल इतना ही लेंगे कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, जो राजनीतिक कृत्य किया जाता है, जिसके द्वारा वास्तविक रूप में या जिससे राजनीतिक पदाधिकारी को चयन किया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था की जो निर्णयकारिता होती है या राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे प्रभावित किया जाता है, वही राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। यस, अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम विशेष पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या? लेस्टर मिलब्राथ, नोट कीजिएगा, लेस्टर मिलब्राथ ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इस पुस्तक में मिलब्राथ ने राजनीतिक सहभागिता को, इसे मतलब राजनीतिक सहभागिता को समुच्चयी क्रिया बताया है। क्या? समुच्चयी क्रिया बताया है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, निम्न में से किस विद्वान ने राजनीतिक सहभागिता को समुच्चयी क्रिया बताया है? क्या? समुच्चयी क्रिया बताया है। समुच्चय क्रिया का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति राजनीतिक क्रिया करते समय, जैसे मैं किसी उम्मीदवार को मत दे रहा हूँ, तो मत देते समय मैं एक क्रिया तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक क्रिया थोड़ी ना करूँगा, मैं अपने मत का प्रयोग भी करूँगा। इसके बाद में वास्तविक रूप में मैं ये भी कहूँगा दूसरे व्यक्तियों से कि भी मैंने तो इस उम्मीदवार को वोट दिया है, उम्मीदवार अच्छे हैं, आप भी इसको अपना मत दे दीजिएगा। और उसके बाद में हो सकता है मैं धन से भी उनका सहयोग करूं, तो ये जो क्रियाएं हैं ना, ये सारी क्रियाएं राजनीतिक सहभागिता में आएंगी। यस, नोट कीजिएगा, मैंने नोट भी कर दिया यहाँ।
समुच्चय क्रिया है। समुच्चय क्रिया का मतलब ये है कि व्यक्ति राजनीतिक क्रिया करते समय केवल एक क्रिया नहीं करता, एक क्रिया के साथ अनेक क्रियाएं होती है। कैसे समुच्चय क्रिया कैसे है? जब व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से एक कार्य करता है, राजनीतिक दृष्टि से एक कार्य करता है, जैसे मत देना, राजनीतिक दृष्टि से एक कार्य करता है तो वह दूसरी राजनीतिक क्रिया भी करता हुआ पाया जाता है। हाँ, एक क्रिया करते समय, एक राजनीतिक क्रिया करते समय वह दूसरी क्रिया भी करता हुआ पाया जाता है। तो दूसरी क्रिया करने का मतलब ये नहीं होगा कि वो राजनीतिक सहभागिता नहीं कहलाएगी। नो, मूलतः एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक क्रिया की जा रही है और एक क्रिया करते समय अन्य क्रियाएं भी की जा सकती है, मगर हो वो राजनीतिक क्रिया ही, ये ध्यान रखना है। कैसे? जैसे वोट देना, मैं मत दे रहा हूँ, मेरी एक राजनीतिक क्रिया हो गई, मगर वोट देने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं प्रचार भी कर सकता हूँ उनका व्यक्तिगत रूप में कि भैया आप देख लो, अवसर है, एक अवसर दे दो इनको भी और अपना मत दे दो। तो मैं प्रचार भी कर रहा हूँ और धन या जन से उनका सहयोग भी कर रहा हूँ, धन जन से उनका सहयोग भी कर रहा हूँ। तो वास्तविक रूप में ये सब कृत्य व्यक्ति के हैं। मैंने ब्रैकेट में नोट किया, ये सब कृत्य व्यक्ति के, व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में कर रहा है। यहाँ किसी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, हित समूह से कोई मतलब नहीं है, दबाव समूह से कोई मतलब नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप में ये क्रियाएं कर रहा हूँ, मैं मत दे रहा हूँ और मैं अपनी इच्छा से जिस व्यक्ति को मैंने मत दिया, जिस उम्मीदवार को मैंने मत दिया है, जिस पार्टी विशेष को मैंने मत दिया है, मैं उसके पक्ष में अपना प्रचार भी कर रहा हूँ। मैं प्रचार कर रहा हूँ स्वयं अपनी इच्छा से, मैं ये क्रिया कर, व्यक्तिगत रूप में क्रिया कर रहा हूँ, अकेला क्रिया कर रहा हूँ और इसके साथ में मैं धन से भी, जन से भी उनका सहयोग भी कर रहा हूँ। भाई यह सब कृत्य मैं व्यक्तिगत रूप में कर रहा हूँ, इसलिए ये सब कृत्य, ये सब क्रिया, ये सब राजनीतिक क्रियाएं राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। समझ गए? ये सब राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। इसलिए लास्ट में मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक क्रिया करते समय कर्ता व्यक्ति हो, समूह नहीं हो। समूह की गतिविधियों को राजनीतिक सहभागिता नहीं कहेंगे, बल्कि व्यक्ति की जो गतिविधि है, व्यक्ति की जो राजनीतिक क्रिया है, पॉलिटिकल एक्शन, व्यक्ति की जो राजनीतिक क्रिया है, व्यक्ति का जो राजनीतिक कृत्य है, केवल वो ही राजनीतिक सहभागिता कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ठीक से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है ठीक से समझ गए होंगे। ये हो गया आपका राजनीतिक सहभागिता क्या चीज़ है। क्लियर? हाँ भाई, इससे संबंधित कितने ही प्रश्न बनते हैं, कितने ही प्रश्न बनते हैं। मैं आपको जैसे बता सकता हूँ, यहाँ पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सहभागिता में कर्ता व्यक्ति होता है या समूह व्यक्ति। आगे बढ़िएगा, राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत जो राजनीतिक क्रिया होती है, उस राजनीतिक क्रिया से पहले कितनी शर्तें होती हैं? 2 पूर्व शर्तें होती हैं। इन दोनों शर्तों का क्या अर्थ है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बन रहा है, जो राजनीतिक क्रिया होती है राजनीतिक सहभागिता में, वो सचेतन होती है या असचेतन होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है या निरुद्देश्य होती है? यस। अगला है, वास्तविक रूप में यहाँ जो राजनीतिक सहभागिता होती है, आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें संस्थागत गतिविधियों को भी लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत राजनीतिक क्रिया को शामिल किया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ ये बन रहा है क्या कि आमंड और पावेल ने राजनीतिक सहभागिता को सीमित संकल्पना माने, व्यापक संकल्पना माना है। राजनीतिक सहभागिता से पहले जन प्रयोजन होना चाहिए, किसने कहा है? आमंड और पावेल ने। इसके बाद में यहाँ अगली बात आ रही है कि राजनीतिक सहभागिता के निर्णायक आधार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्ति, व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न बन रहा है, राजनीतिक सहभागिता को समुच्चय क्रिया किसने कहा है? आपका उत्तर होगा लेस्टर मिलब्राथ ने। और प्रश्न पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पुस्तक निम्न में किस विद्वान की है? आपका उत्तर होगा लेस्टर मिलब्राथ। ठीक है, इस तरीके से कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैंने तो थोड़ा ये मतलब सामान्य सा मैं कह सकता हूँ कि एक झलक के रूप में प्रश्न बनाए, बाकी तो इसमें कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ये ध्यान रखना है। और हमारी वीडियो देखने से पहले एक पेन रजिस्टर हाथ में लें, उसके बाद में ही इसको शुरू कीजिएगा। मैं ठीक से समझाता हूँ, प्रतिदिन आप अपने नोट्स तैयार कीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।